अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एक क्लासिकल नावल है। इस नावल की कहानी का आगाज़ नवंबर 1775 की एक सर्द रात से होता है, जब मिस्टर जार्वस लोरी, जो कि लंदन टेल्सन सन्स बैंक के एक सीनियर ओहदेदार हैं, फ्रांस जाने की गर्ज से डोवर का सफ़र इख्तियार करते हैं। डोवर पहुंचने पर इन्हें लूसीमेंट मिलती है। दोनों की मंजिल पेरिस है। पेरिस पहुंचने के बाद दोनों पेरिस के एक इलाके सेंट एंटोइन के करीब एक शराब खाने जाते हैं, जो मिस्टर एंड मिसिज डिफॉर्ज की मलकियत है। ये दोनों लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले एक बूढ़े शख्स डॉक्टर अलेक्जेंडर मेंट से मिलने आए हैं, जो 18 साल की तवील कैद के बाद हाल ही में ब्रेस्टाइल से रहा हुआ है। दर हकीकत डॉक्टर मेंट एक फ्रांसीसी बाशिंदा है, जो 18 साल पहले अपनी बीवी और 2 साल की एक बेटी छोड़कर अचानक मंजर आम से गायब हो गया था। इसकी बीवी अपनी छोटी सी बेटी को साथ लेकर अपने आबाई वतन इंग्लैंड वापस चली जाती है। बाद में अपनी बेटी लोसी को टेल्सन बैंक की जिम्मेदारी पर छोड़कर मर जाती है। अब वही बच्ची, जो कि एक नौजवान लड़की लोसी है, मिस्टर लोरी के साथ पेरिस में मौजूद है। डॉक्टर मेंट की गुमशुदगी में एवरमेंट ब्रदर्स का हाथ था, जो कि फ्रांस के एक जागीरदार तबके की नुमाइंदगी करते थे। एवरमेंट ब्रदर्स में से एक भाई एक लड़की का रेप करता है, और जब लड़की की हालत बहुत क्रिटिकल हो जाती है तो डॉक्टर मेंट को इलाज के लिए बुलाता है, और इस लड़की का भाई अपनी बहन की इज्जत को एवरमेंट जैसे लोगों से बचाने की कोशिश में खुद भी जख्मी हो जाता है और 1 हफ्ते बाद मर जाता है, और बाद में ये बेचारी लड़की की भी डेथ हो जाती है। डॉक्टर मेंट पेरिस पहुंचने पर पूरा वाकया गवर्नमेंट के गोश गुजार देता है, लेकिन एवरमेंट को गिरफ्तार करने के बजाय डॉक्टर मेंट को अगवा कर लिया जाता है और इसको बगैर मुकदमा चलाए 18 साल की तवील कैद के लिए बेस्टाइल के एक कैद खाने में मुंतकिल कर दिया जाता है। अपनी कैद के 10वें साल में डॉक्टर मेंट की एक तहरीर में वो हर बात और वाकया लिखता है जो इसके साथ पास्ट में माजी में पेश आ चुका है, और इस उम्मीद के साथ कि किसी दिन ये तहरीर के ज़रिए कोई भी शख्स असली हक़ाइक़ से आगाह हो सकता है और वो उसे इसी जगह छुपा देता है जहां वो कैद के दिन काट रहा होता है। जेल में किस्मत डॉक्टर मेंट पर एक और कारी वार करती है, जब वो अपना जहनी तवाज़ुन खो देता है और इस हकीकत से बेखबर कि वो एक डॉक्टर है, वो जूते बनाने का काम शुरू कर देता है। हत्ता कि 18 साल बाद इसकी गैर मुतवक्का रहाई भी इसकी हालत में कोई बेहतरी नहीं लाती। लोसी और मिस्टर जार्वस पेरिस के एक शराब खाने पर डॉक्टर मेंट से मिलते हैं, और तब ये हकीकत खुलती है कि लोसी इसी डॉक्टर मेंट की बेटी है। बाद में लोसी और मिस्टर लोरी डॉक्टर मेंट को साथ लेकर लंदन की तरफ रवाना हो जाते हैं। इस तरह 5 साल गुजर जाते हैं। 1780 में डॉक्टर मेंट, जो अपनी बेटी की मोहब्बत और तवज्जो के बाइस सेहतयाब होकर अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट चुका है, अब लंदन में रहाइश पजीर है। जब उसे एक तरफ मिस्टर लोरी जैसे दोस्त का साथ मिलता है तो दूसरी तरफ 2 और लोग इसकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं, जिनमें इसे एक चार्ल्स डार्ने है, जो असल में एक फ्रेंच मैन है, और दूसरा सिडनी कॉटन है, जो कि इंग्लैंड से ही ताल्लुक़ रखता है। चार्ल्स डार्ने दरअसल एवरमेंट ब्रदर्स में से एक का बेटा है, लेकिन फ़िलहाल वह बज़ाते खुद इन तमाम मसाइब से बेखबर है जो कि डॉक्टर मेंट को एवरमेंट ब्रदरान की वजह से माजी में झेलने पड़े। डॉक्टर मेंट भी इसी मरहले पर डार्ने की असल हैसियत से वाकिफ़ नहीं। डार्ने और कॉटन दोनों लोसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इसे शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन लोसी डार्ने का इंतखाब करती है। कॉटन लोसी की शादी के बाद भी डॉक्टर मेंट के घर अक्सर आता जाता है। चार्ल्स डार्ने और सिडनी कॉटन के दरमियान बहुत ज़्यादा मुशाबहत पाई जाती है, जो कि आगे चलकर नावल की स्टोरी में एक अहम किरदार अदा करती है। कुछ साल गुजर जाते हैं। 1789 का साल है और फ्रांस में अपनी तारीख के बदतरीन हालात से दो चार है। सेंट एंटोइन के बाशिंदे मिस्टर और मिसिस डिफॉर्ज की सरबराही में बगावत के लिए उठ खड़े होते हैं और इन तमाम इमारतों पर कब्जा कर लेते हैं, जो कि हुकूमत की मलकियत थे या हुकूमत के जबर का मुँह बोलता सबूत थे। 3 साल बाद सियासी हालात में कोई बेहतरी आने की बजाय फ्रांस मज़ीद तबाही की तरफ गामज़न है। फ्रांस के बादशाह और मलका को महल से निकालकर जेल में डाल दिया जाता है।
ٹیلسن بینک مسٹر لوری کو اپنی پیرس برانچ کے معاملات سنبھالنے کے لیے فرانس بھیجتا ہے۔ اتفاق سے انہی دنوں چارلس ایورمنٹ کو بھی حالات پیرس جانے پر مجبور کر دیتے ہیں اور چارلس ڈارنے لوسی اور ڈاکٹر مینٹ کو بتائے بغیر اکیلا پیرس روانہ ہو جاتا ہے۔ چارلس ڈارنے جو کہ فرانس کے جاگیردار طبقے سے تعلق رکھتا تھا جو کہ ایورمنٹ برادران تھے، پیرس پہنچنے پر باغی اسے گرفتار کر کے لا فورس کی جیل میں قید کر دیتے ہیں۔ جاگیردار طبقے سے تعلق رکھنا ہی اس کا ایسا جرم تھا جو باغیوں کے نزدیک ناقابل معافی ہے۔ ڈاکٹر مینٹ اور لوسی چارلس ڈارنے کی گرفتاری کے فوراً بعد پیرس پہنچتے ہیں۔ مسٹر لوری جو کہ پہلے ہی سے پیرس میں موجود تھا اور اس سے ملتے ہیں۔ انقلابی لوگ ڈاکٹر مینٹ کا بھرپور انداز میں استقبال کرتے ہیں جو کہ بیسٹائل کی جیل میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد لوگوں کے لیے قابل احترام بن جاتا ہے۔ باغیوں کی طرف سے فرانس میں ظلم و جبر کا بازار گرم ہے اور جاگیردار طبقے سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ فرانس کے بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ فرانس میں اس دور کو دہشت پسندی کے دور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ 15 ماہ کے تکلیف دہ انتظار کے بعد ڈارنے کی رہائی ڈاکٹر مینٹ کی انتہائی کوشش کے بعد عمل میں آتی ہے، لیکن قسمت کی ستم ظرفی کے ڈارنے کو دوبارہ اسی رات گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اب ڈارنے کو مسٹر اور مسز ڈیفارج ایک اور شخص جو کہ ابھی گمنام ہے کی طرف سے مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ ڈارنے ایک مرتبہ پھر عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے جہاں مسٹر ڈیفارج کی طرف سے ایک تحریر عدالت کو دی جاتی ہے جو کہ بیسٹائل کے قید خانے سے مسٹر ڈیفارج کو ملتی ہے۔ یہ خط ڈاکٹر مینٹ کا تحریر کردہ وہی لیٹر ہے جس میں وہ ایورمنٹ برادران کے پورے خاندان کو مجرم قرار دیتے ہوئے انہیں سخت سے سخت سزا کا حقدار ٹھہراتے ہیں۔ تحریر عدالت میں بآواز بلند پڑھی جاتی ہے۔ اب عدالت اور باغیوں کا ہجوم جو عدالت میں موجود تھا، دونوں کی ہمدردیاں ڈارنے کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتی ہیں، جس کا نتیجہ ڈارنے کی سزائے موت کے اعلان کی صورت میں نکلتا ہے۔ ڈارنے کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں صرف 24 گھنٹے کے بعد اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ لوسی اور ڈاکٹر مینٹ کے پیرس جانے کے بعد سڈنی کارٹن بھی پیرس آ جاتا ہے۔ یہ جاننے کے بعد کہ چارلس ڈارنے کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے، ڈارنے کی زندگی بچانے کے لیے کارٹن ایک منصوبہ بناتا ہے کیونکہ ڈارنے لوسی کا ہسبینڈ ہے جس کے ساتھ کارٹن ہمیشہ سے محبت کرتا رہا ہے اور وہ لوسی کی خاطر کوئی خاص کارنامہ سر انجام دینا چاہتا ہے۔ اب وہ اپنے پلان کو کامیاب بنانے کے لیے کارٹن بارسڈ نامی ایک شخص کا تعاون حاصل کرتا ہے جو کہ لندن میں ایک جاسوس کے طور پر کام کرتا رہا ہے اور اب پیرس میں وہی کام باغیوں کے لیے سر انجام دے رہا ہے، اور اسی شخص کے پاس اس جیل کی چابیاں ہیں جہاں ڈارنے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ بارسڈ کی مدد سے کارٹن جیل میں ڈارنے کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ ایک بے ہوش کرنے والی دوا لے جاتا ہے۔ اب کارٹن ڈارنے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا لباس کارٹن سے تبدیل کرے۔ کارٹن انکار سننے کے بعد ڈارنے کو بے ہوش کر کے اپنے منصوبے کے مطابق بارسڈ کو مزید ہدایت کرتا ہے کہ وہ بے ہوش ڈارنے کو جیل سے باہر لے جائے اور اس گاڑی تک پہنچا دے جہاں مسٹر لوسی اور ڈاکٹر مینٹ اس کی آمد کے منتظر ہیں۔ کارٹن اور ڈارنے کی مشابہت اس مرحلے پر اہم کردار ادا کرتی ہے اور کارٹن کے منصوبے کو کامیابی سے بھی دوچار کرواتی ہے، اور کارٹن کی جیل میں موجودگی باغیوں کو ڈارنے کے فرار سے بے خبر رکھتی ہے اور بے ہوش ڈارنے کو جیل سے باہر یہ بتا کر لایا جاتا ہے کہ ڈارنے کا دوست ابھی اس کو جیل میں ملنے گیا تھا لیکن اپنے دوست کی موت کی خبر سن کر برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب پہلے سے طے شدہ پروگرام اور انتظام کے مطابق گاڑی مسٹر لوری اور دوسرے لوگوں کو بحفاظت پیرس سے دور اس جگہ پہنچا دیتی ہے جہاں سے یہ لوگ انگلینڈ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران میں مسز ڈیفارج لوسی اور ڈاکٹر مینٹ کو دیکھنے کی غرض سے ان کے گھر میں جاتی ہے۔ مسز ڈیفارج لوسی اور ڈاکٹر مینٹ کو بھی پھانسی کے پھندے پر دیکھنا چاہتی تھی، تاہم گھر میں اس کی ملاقات
मिस प्रोज जो कि लोसी की गवर्नेंस रह चुकी है इससे होती है। मिस प्रोज और मिसेस डिफार्ज की आपस में लड़ाई हो जाती है और इसी लड़ाई के दौरान मिसेस डिफार्ज अपनी ही निकली हुई गोली से मौत के मुंह में चली जाती है। मिस प्रोज इसके फौरन बाद चेरी क्रिंच जो कि मिस्टर लॉरी का मुलाजिम है उसके साथ पेरिस से लंदन के लिए रवाना हो जाती है। डार्ने की सजाए मौत का दिन आ जाता है। कार्टन जो कि डार्ने की जगह ले चुका है, इसको दूसरे तमाम कैदियों के साथ इस जगह ले जाया जाता है जो तमाम कैदियों का मुकद्दर बन चुकी है। इस जगह पर तमाम लोगों में से किसी को भी शक नहीं गुजरता कि ये डार्ने नहीं बल्कि कोई और है। कार्टन मौत को सामने पाकर भी इसी तरह पुरसुकून है जैसे मौत उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। कार्टन जो अक्सर कहा करता था कि उसकी ज़िंदगी किसी के लिए कोई मानी नहीं रखती, अपनी ज़िंदगी उसी लड़की की मोहब्बत में कुर्बान कर देता है जो हमेशा से इसके दिल में एक ख़ास मुकाम रखती थी। और इस तरह कार्टन अपनी तमाम जवानी की ज़िंदगी मस्ती में गुजारने के बाद अब आखिर में एक अजीम कुर्बानी देकर सुरखरू हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज़। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।